आज मैं बात करूंगा कि कैसे शुक्र के दो कारक तत्व एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं और कैसे उन दोनों कारक तत्वों को यूज़ करके आप रेमेडीज़ दे सकते हैं, और ये चीज़ें बाकी के प्लैनेट्स पे भी ज़रूर लागू होती हैं। तो इस चीज़ को मैं शुरू करता हूँ एक छोटी सी बात से, जिससे आपको इसे समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तो 13th सेंचुरी में एक किताब लिखी गई संगीत रत्नाकर करके। ओके, ये सबसे पहली किताब थी जिसने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का इजाद करा। इस किताब के अंदर हमें बहुत सारे राग दिए गए और इस किताब के अंदर बहुत सारे श्लोक थे जो कि समझाते थे कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कैसे ऑपरेट करेगा। अब इस किताब के अंदर अगर आप देखते हैं तो रागों का यूज़ होता है और राग से आगे बंदिश बनाई जाती है। अब राग और बंदिश क्या है? बंदिश बेसिकली एक ऐसी गायकी है जिसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सुर दिए जाते हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं अपनी गायकी के अंदर, तो ऐसा कहा जाता है कि आप क्लासिकल सिंगर नहीं हैं। आपने उस राग को खंडित कर दिया है और आपने उस बंदिश को भी खंडित कर दिया है, क्योंकि आप उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, उस दायरे के आप बाहर जा रहे हैं। आप अपनी एक क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं उसके अंदर, जो कि अलाउड नहीं है आपको। तभी तो उसका नाम बंदिश है, क्योंकि उसे बांध के रखा गया है, उन सारे के सारे सुरों को बांध दिया गया है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में। ठीक है, अब 13th सेंचुरी में अगर आप देखते हैं तो 13th सेंचुरी में वुमेन की हालत भी आपको सोसाइटी में कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिलती है। वुमेन के खास कुछ राइट्स नहीं होते हैं, उनके सामने एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। एक ट्रेडिशनल, आपको जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स इंडियन सिस्टम में देखने को मिलता है कि एक वुमेन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे ये निभाना है, और इसे और ये सब करके ही वो एक अच्छी मॉरल वुमेन गिनी जाएगी, जो कि बहुत गलत बात है। अब जब हम आगे आते हैं टाइम के अंदर, तो हम देखते हैं कि म्यूज़िक और ज़्यादा डेवलप होता है और म्यूज़िक के अंदर ये जो बंदिश वाली चीज़ है, ये दायरे वाली चीज़ है, ये ख़त्म होती जाती है और धीरे धीरे म्यूज़िक के अंदर क्रिएशन, इनोवेशन और आप कह सकते हैं छूट देखने को मिलती है, एक फ्रीनेस, फ्रीडम देखने को मिलती है। म्यूज़िक को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे वो आपका एक फ्रीडम की तरफ एक रास्ता है, एक दरवाज़ा है। ओके, तो जैसे आप देखते हैं टाइम आगे बढ़ता जाता है तो गज़ल्स, ठुमरीज, भजन्स, ये सारे के सारे टाइप्स आगे आते हैं म्यूज़िक के, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स नहीं है, आप अपनी फ्रीडम के हिसाब से गाना गा सकते हैं। 1980s, 1990s में आपको गज़ल सिंगिंग में बहुत ज़्यादा अपराइजिंग देखने को मिलती है, और ऐसे ही आगे जाते जाते प्लेबैक सिंगिंग एंड इन सारी की सारी चीज़ें, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं अभी के टाइम का जो म्यूज़िक है, हम वहाँ तक पहुँचते हैं जिसके अंदर आपको पूरी छूट है, आप जैसा चाहे वैसा म्यूज़िक बनाएं और काफ़ी वाइड ऑडियंस हो जाती है इसके अंदर। और अब आप देखिए कि उस टाइम से इस टाइम तक आते आते वुमेन को भी एक अपराइजिंग देखने को मिली अपने राइट्स में और अपनी एक पोजीशन मिली सोसाइटी में। आप देखेंगे जब गज़ल सिंगिंग शुरू हुई इंडिया के अंदर, अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर आफ्टर पार्टीशन, जब म्यूज़िक को इन सारे के सारे इंक्लाइंस पे लाया गया 1970s में, 1980s में जब मूवीज़ में म्यूज़िक आना शुरू हुआ, तो वुमेन को एक अच्छा सोसाइटी में आप कह सकते हैं पोजीशन देने की थोड़ी सी चीज़ें शुरू हुई, और ऐसे आते 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 धीरे धीरे वुमेन ने भी अपनी पोजीशन एक सोसाइटी में रीगेन कर ली। अब इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्ट है वीनस का, वुमेन का और म्यूज़िक का। अगर आप ध्यान से देखें तो म्यूज़िक और वुमेन दोनों के दोनों एक ही प्लैनेट के कारक तत्व हैं, वो है शुक्र, वीनस। ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही आप देखेंगे कि जब पिछले टाइम में जब वीनस के एक कारक तत्व को बांध के रखा गया, यानी कि म्यूज़िक को बांध के रखा गया, तो आप देखेंगे वीनस का दूसरा कारक तत्व फीमेल्स भी उससे सफ़र हुई, और टाइम के आते आते जब एक कारक तत्व को आज़ाद किया गया तो दूसरा कारक तत्व भी उसके साथ ही आज़ाद हो गया, फीमेल्स भी उसी के साथ आज़ाद हो गई। तो ये एक बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिस पे रेमेडीज़ भी अलाइन होती हैं। आप जब भी किसी को रेमेडी देते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा अटपटी है सुनने में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडी देता है तो वो आप उसे जो प्रॉब्लम बताते हैं वो उसे ट्रांसलेट करके अपने मन में एक दूसरे एक प्लैनेट की इमेज बिठाता है और उस प्लैनेट के दूसरे कारक तत्व के थ्रू
उसको ठीक करने की प्रक्रिया शुरू करता है। इसका एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आप उसे बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं बन रहा है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही हैं, डिलेज आ रहे हैं, मेंटल स्थिति सही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पेसिमिज्म आ रहा है लाइफ में, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, करियर में अच्छा डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा। तो इंसान को पता लग जाता है, अच्छा, एक एस्ट्रोलॉजर को पता लग जाता है कि अच्छा इसका सैटर्न में थोड़ी सी अफ्लिक्शन इन्हें लाइफ में देखने को मिलती है। तो वो आपको रेमेडी देता है कि आपके शू रैक्स की हालत कैसी है आपकी लाइफ में, क्योंकि क्या आप अपने जूतों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, क्या आप अपने पैरों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कारक तत्व भी शनि के ही हैं। तो आपको देखने को मिलता है कि जिस इंसान की लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी वो इन चीज़ों को भी डिसरिस्पेक्ट करता होगा, और जब वो इन चीज़ों को सही करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो कारक तत्व भी सही होने लग जाएगा, बिकॉज दे आर कारक तत्वाज ऑफ वन एंड द सेम प्लैनेट, दैट इज शनि। तो एक इनडायरेक्ट वे से आपका करियर, आपकी डायरेक्शन, वो सब कुछ, वो सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे वो एस्ट्रोलॉजर सही करने जाता है। और यही शनि की एक रेमेडी भी हम देते हैं कि आप गुरुद्वारे में जाइए, जूतों की सेवा करिए, अपने घर में शू रैक्स को बहुत ही अच्छे से रखिए, अपने सारे के सारे स्लीपर्स की बहुत ज़्यादा केयर कीजिए और अपनी फीट की बहुत ज़्यादा केयर कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे कारक तत्व शनि के ही हैं। और अगर आप इन कारक तत्वों को खराब कर देते हैं तो नेचुरली जो शनि के दूसरे कारक तत्व हैं, यानी कि सक्सेस, पोजीशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड, आप कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको ख़राब होती हुई लाइफ में दिखती हैं। ओके, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब वीनस और सैटर्न का हमें एक और यहाँ पे संबंध देखने को मिलता है कि क्योंकि सैटर्न एग्जॉल्ट होते हैं वीनस के साइन यानी कि लिब्रा में, तो अब देख सकते हैं क्योंकि सैटर्न गॉड ऑफ टाइम भी हैं, तो इसलिए टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसने वीनस को सपोर्ट किया। और इससे हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि सैटर्न जैसे जैसे आगे जाएगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, वीनस भी अपना ग्राफ ऊपर ही करेगा, फीमेल्स की पोजीशन सोसाइटी में और ऊपर ही आएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, राइट। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि सैटर्न एंड वीनस दे विल ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर। ये आपको अगर अपनी कुंडली में भी ये सूत्र अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि अगर वीनस पे सैटर्न की दृष्टि आती है या वीनस सैटर्न पे दृष्टि डालते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि सैटर्न जो है वो एग्जॉल्ट होते हैं वीनस के साइन के अंदर। इसका एक और आप डिक्टम देख सकते हैं कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इन सारे के सारे कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे भी इस्लाम फॉलो होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम के अंदर म्यूज़िक को इतना अच्छा नहीं माना जाता, उनके रिलीजन में म्यूज़िक को इतना अच्छा नहीं माना जाता, म्यूज़िक पे पाबंदी दी जाती है। जितने भी उनके आप कह सकते हैं रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पे म्यूज़िक फॉरबिडन होता है, एक्सेप्ट सम प्लेसेस जो कि एक अलग प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं, राइट, लेकिन वो बहुत कम है। तो इसी वजह से आप देखेंगे इस्लाम के अंदर वुमेन की पोजीशन कैसी है। अब आप डॉट्स खुद कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे म्यूज़िक और वुमेन का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है, और हर एक प्लैनेट के कारक तत्व का अपना एक दूसरे के साथ हमेशा रिलेशन होता है। तो इसलिए आप अगर एक कारक तत्व में, अगर आप प्लैनेट के किसी एक कारक तत्व के साथ डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, आपको उससे रिलेटेड मुश्किलें आ रही हैं, तो ध्यान कीजिए कि क्या उस प्लैनेट का जो दूसरा कारक तत्व है आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या आप उसकी रेमेडीज़ कर रहे हैं। और अगर आप उस कारक तत्व को ठीक करने लगते हैं तो नेचुरली आप देखेंगे जो प्लैनेट है वो अपने अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। ओके, सो दिस वाज द होल वीडियो। ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा शेयर करते हैं, है ना। And this was it. If you like the video, do subscribe, do like, do share. May Ganapati Bappa bless you all. This is Sophiology by Nishad Sharma.